Assalamu alaikum everyone. Welcome again in my free online course of freelancing on Fiverr. Hope you all are good. सबसे पहले एक बात ये कि बहुत अफसोस की बात है उन तमाम लोगों ने जिन्होंने मुझे अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाए। अगर मैं आपको डेज़ बताऊं तो मैंने थर्सडे को अपलोड की थी वीडियो और थर्सडे को प्रॉब्लम हो गई थी तो फिर मैंने फ्राइडे को अपलोड करी। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे और आज मंडे है, ठीक है। तो यानी आप लोगों को 3 दिन मिले, लेकिन आप लोग ने इतना नॉन सीरियस बिहेवियर अपना दिखाया है कि यानी कि आप कुछ भी बोलते रहें, हमें तो अगर असाइनमेंट सही सबमिट कराना होगा तो हम कराएंगे, अदरवाइज़ नहीं कराएंगे। बहुत बुरी बात है। उसकी वजह यह है कि एक बंदा आपके साथ मेहनत कर रहा है और आपके लिए लाइव सेशंस के बाद रिकॉर्डिंग करता है। कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आपको जो है उसको रिजॉल्व करके देता है, लेकिन फिर भी आप लोग जो हैं, बड़े अफसोस की बात है कि उसको जो है इतने नॉन सीरियस बिहेवियर के साथ जो है ट्रीट कर रहे हैं। एनीवेज़, मैंने जो अपना एक एम बनाया था, या मेरा एक एम था कि जिन चीज़ों से मैंने फ़ायदा उठाया उन चीज़ों को आपके साथ शेयर करूं, तो ज़रूर वो शेयर करूंगी। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करूंगी। आप लोगों पे है कि आप लोग उसको कितनी ऑनेस्टी के साथ जो है अपनी तरफ से मुझे जो है उसका फ़ीडबैक देते हैं। असाइनमेंट नहीं कंप्लीट करा आपने, मैं तो आपको बार बार बोल सकती हूँ, लेकिन उस असाइनमेंट का मतलब ये था कि आप लोगों की ख़ुद की प्रैक्टिस मेन पॉइंट था। तो जिन लोगों ने मुझे असाइनमेंट सबमिट करा, वेल डन, ग्रेट जॉब। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे 5 बैचेस के जो पार्टिसिपेंट हैं उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, और मुझे अफसोस है कि मेरा ये लास्ट बैच जिसके लिए मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग सेंड करती हूँ, इनका बिहेवियर ऐसा है। तो खैर, एनीवेज़, अल्लाह आप लोगों को नेक हिदायत दे, क्योंकि कोई भी इंसान फारिग नहीं होता और कोई भी इंसान जो है वो आपको इसलिए जो है कोई चीज़ नहीं दे रहा होता या सिखा रहा होता कि आप उसको कुछ देंगे। उसकी कोशिश ये होती है कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा बन जाएं। तो जिन पार्टिसिपेंट्स ने मुझे प्रेजेंटेशन दी थी, तो ऑनलाइन जो पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने मुझे ऑनलाइन लाइव सेशंस में जो है ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे तो मैंने अनाउंस कर दिया था, लेकिन जो लोग मेरी रिकॉर्डिंग्स देखते हैं तो उनके लिए जो है मैं एक बार यहाँ पे अनाउंस करना चाहूँगी कि तहा उस्मानी जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं, बहुत यंग हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंटेशन मुझे सबसे अच्छी लगी और ऑन टाइम उनकी प्रेजेंटेशन थी। इसी तरीके से हमारे सेकंड पार्टिसिपेंट हैं जमाल मुस्तफ़ा, उन्होंने भी जो है अपनी मुझे प्रेजेंटेशन सेंड करी थी, लेकिन कुछ पॉइंट्स में वो शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ गए थे, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को मुझे क्लियर भी करके दिया। तो गुड जॉब जमाल, आपको जो है थोड़ा सा जो है मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन इंशाल्लाह फिर आप अच्छा इम्प्रूव कर जाएंगे। और मेरी एक पार्टिसिपेंट हैं हिना बशीर, तो उनका मुझे एक बात ये अच्छी लगी कि उनको जो भी क्वेरीज हो रही थी वो टाइम टू टाइम मुझसे पूछती रहीं। तो आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी कि कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी मसला है, आप मुझसे पूछें। मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए बैठी हूँ। तो मेरा पूरा मकसद और मेरा एम उस वक्त तक के पूरा नहीं होगा जब तक कि आप लोग वाकई कुछ नहीं सीख लेते, ठीक है ना। तो होप कि आप लोग जो हैं नेक्स्ट क्लास का जो असाइनमेंट है वो मुझे टाइमली सबमिट करा देंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं उम्मीद यही करती हूँ आप लोगों से। चलिए आइए फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रेजेंटेशंस आप लोगों के लिए तैयार करके रखी हैं, तो आइए पहले उन पर डिस्कस करते हैं और क्या क्या चीज़ें आज हम पढ़ेंगे हम वो देखते हैं, ठीक है। जैसे कि ये कोर्स आउटलाइन मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है, तो ये देखिए, आज हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उसमें एक्टिव ऑर्डर रेटिंग है, एक्टिव ऑर्डर मैनेजमेंट है, मिनिमम रेटिंग ऑफ आवर प्रोग्रेस ऑन फाइवर क्या होती है, ये सब आपको पता है, लेकिन मैं फिर भी आपको इसलिए समझाऊंगी क्योंकि जब मैंने कोर्स की आउटलाइन आपको सेंड करी थी तो उसमें पूरा ऑर्डर मैनेजमेंट और ये सब अलग से मैंने आपको मेंशन किया था। इसी तरीके से गिग कैसे क्रिएट होती है आज हम वो सीखेंगे। कीवर्ड्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कीवर्ड्स क्या होती हैं, कितने टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, और कीवर्ड्स को हम किसी शीट में
सेव क्यों करते हैं या लिखते क्यों हैं, इस चीज़ को जानेंगे। तो चलिए आइए फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, एक्टिव ऑर्डर रेटिंग को। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एक्टिव ऑर्डर रेटिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डैशबोर्ड व्हेन यू विल कंप्लीट योर ऑर्डर्स, रेटिंग ऑफ एक्टिव ऑर्डर्स अपेयर्ड। यानी जो आपका प्रोफाइल का डैशबोर्ड होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपकी प्रोफाइल होती है, फिर प्रोफाइल का कैप्शन होता है, उसके नीचे जो है आपको एक रेटिंग शो होती है जिसे हम प्रोग्रेस लेवल रेटिंग कहते हैं। वो जब आपको शो होगी जब आप अपने ऑर्डर्स कंप्लीट करेंगे और लेवल को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। उसी रेटिंग के नीचे आपको एक और रेटिंग शो होती है, वो होती है आपकी एक्टिव ऑर्डर रेटिंग। तो एक्टिव ऑर्डर रेटिंग जो है वो फोर टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी टाइप्स की? एक इनबॉक्स आंसर रिस्पॉन्स रेट होता है, एक इनबॉक्स आंसर रिस्पॉन्स टाइम रेट होता है, एक ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट होता है और एक डिलीवरी ऑन टाइम रेट होता है, ठीक है। तो ये रेट से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि यकीनन ये किसी रेशियो या रेटिंग के बारे में बात हो रही है। तो इनबॉक्स आंसर रिस्पॉन्स रेट क्या होता है, ये पूरी जो मैंने आपको इंग्लिश में लिखा है, मैं इसको आपको उर्दू में डिटेल में बता देती हूँ। वो ये है कि अगर किसी क्लाइंट ने आपको ऑर्डर बॉक्स में या ऑनलाइन ऑर्डर देने के बजाय आपके फाइवर के मैसेज बॉक्स में आपसे कोई काम मांगा है और वो आपको वहाँ पे डिटेल सेंड कर रहा है, तो आपने उसको उधर कितनी जल्दी रिप्लाई किया है, वो आपका कहलाता है इनबॉक्स आंसर रिस्पॉन्स रेट, ठीक है। या तो ये 10 मिनट में भी कर सकते हैं, या 1 सेकंड में भी कर सकते हैं, 2 सेकंड में भी कर सकते हैं, या ये 30 मिनट में भी हो सकता है, 1 घंटे में भी हो सकता है और एक दिन बाद भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो आप जो उसको इनबॉक्स में मैसेज पे रिप्लाई करेंगे, वो जितनी जल्दी आप उसको रिप्लाई करेंगे ये कहलाता है इनबॉक्स आंसर रिस्पॉन्स रेट, ठीक है। हमारी सेकंड कैटेगरी होती है इनबॉक्स आंसर रिस्पॉन्स टाइम रेट। टाइम से हमें पता चल जाना चाहिए कि हमारे आंसर का कितना वक्त लगा, हमें आंसर देने में कितना वक्त लगा, उस चीज़ की रेटिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ टाइम नहीं था लेकिन यहाँ टाइम है। तो ये इसका मतलब ये है कि किसी क्लाइंट ने आपको इनबॉक्स में मैसेज किया, उसने आपको ऑर्डर दिया, आपने उसका ऑर्डर कितनी देर में देखा, कितनी देर में उसे एक्सेप्ट किया, कितनी देर में उसे जवाब दिया और कितनी देर में उसने जो आपको रिक्वायरमेंट सेंड करी हैं उनके अलावा अगर आपको कोई और चीज़ चाहिए तो आपने वो उससे कितने टाइम में मांगी, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट होके आपका बनता है इनबॉक्स आंसर रिस्पॉन्स टाइम रेट, ठीक है। इसी तरीके से ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट। अब ये देखिए, यहाँ पे 2 कैटेगरीज थी जिनकी स्टार्ट में लिखा हुआ था इनबॉक्स, ठीक है। तो इनबॉक्स से हमें पता चलता है कि हमारे मैसेज फोल्डर में या हमारे इनबॉक्स मैसेजेस जो होते हैं उसमें जितना कुछ होता है वो कहलाता है इनबॉक्स आंसर रिस्पॉन्स रेट या टाइम रेट, ठीक है। इसी तरीके से ये जो ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट है ये होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब है कि आपने फाइवर की ऐप खोली, जैसे ही आप फाइवर पे लॉगिन हुए यानी ऑनलाइन हुए, उसी वक्त किसी क्लाइंट ने आपको एक ऑर्डर दिया और आपने उसे फटाफट जो है एक्सेप्ट कर लिया और उससे कह दिया कि ठीक है भाई, मैं आपको ये वाला ऑर्डर जो है ये 1 घंटे में कंप्लीट करके दे रहा हूँ, 2 घंटे में कंप्लीट करके दे रहा हूँ, या 10 से 15 मिनट में कंप्लीट करके दे रहा हूँ। तो ये सारा जो प्रोसेस था, जो आपने उसको कोई जवाब दिया ऑनलाइन जवाब देने का मतलब क्या है, फाइवर के प्लेटफॉर्म पे, इनबॉक्स पे नहीं, फाइवर के प्लेटफॉर्म में जहाँ हमें ऑर्डर्स मिलते हैं उस जगह पे, ठीक है। जब आप कंप्लीट करना शुरू करेंगे ना अपने ऑर्डर्स तो देखेंगे कि ऑर्डर जब हम एक्सेप्ट करते हैं ना तो उसके नीचे जो है हमें डिटेलिंग या रिक्वायरमेंट या आंसर क्वेश्चंस करने का जो है ना हमें एक बॉक्स दिया हुआ होता है। तो वो सारी चीज़ों को कंबाइन करके जो हमारी रेटिंग बनती है ना वो कहलाती है ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट यानी ऑनलाइन रिस्पॉन्स रेट, ठीक है। इसी तरीके से डिलीवरी ऑन टाइम रेट, यानी हमें डिलीवरी ही से पता चल जाना चाहिए कि वो चीज़ें यानी वो ऐसे काम जो हमने ऑर्डर पकड़े हैं उन ऑर्डर को अगर हम टाइम पे डिलीवर कर देते हैं तो वो चीज़ जो है वो हमारी कहलाती है डिलीवरी ऑन टाइम रेट, ठीक है। यानी किसी क्लाइंट ने आपको काम दिया है और आपने उसको टाइम दिया है कि मैं आपका काम 24 आवर्स में करके आपको दे दूंगा, तो ऐसा हो सकता है कि आप या तो उसे पूरे 24 घंटे लगा के ही काम सेंड करें, या ऐसा हो सकता है कि आप उसे 12 घंटे में ही वो काम करके दे दें या 16 घंटे में करके दे दें। लेकिन
अगर यही काम आप उसको 24 घंटे के बजाय 26, 25, 26, 27 ऐसे घंटों में करके दे रहे हैं तो वो आपकी नेगेटिव मार्किंग में चला जाता है। यानी अगर आपने जो डिलीवरी टाइम दिया है उसी में आपको उस ऑर्डर को कोशिश करनी है कि पूरा हो जाए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी डिलीवरी ऑन टाइम रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, अगर इन चारों चीज़ों में आपको कोई भी मसला हो आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन प्लीज़ मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जब मैं बोलती हूँ कि मुझसे कुछ पूछ लीजिए तो उस वक्त पूछ लिया करें। ये नहीं कि जब मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मुझे आपका असाइनमेंट चाहिए तब आप मुझसे बोलें कि मैम मुझे ये यहाँ पे मसले थे। ठीक है, वैसे तो एक बार ये कि ऐसा नहीं है कि मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, लेकिन मेरी वीडियोस जो हैं और मेरी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो इतनी डिटेल में बनाती हूँ कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाना चाहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पे मैंने पोस्ट भी करी है। ये आप लोगों की आसानी के लिए की है ताकि आप उसे बार बार देख सकें। अगर मैं चाहती तो मैं आपको कभी भी ये रिकॉर्डिंग सेंड ना करती, क्योंकि ये मेरी प्राइवेसी है। ये मेरी प्रेजेंटेशन जो है, ये मेरी रिकॉर्डिंग्स जो हैं, ये जो चीज़ें मैं आपको सिखा रही हूँ ये सारी मेरी प्राइवेसी है। हर कोई बंदा इस चीज़ को शेयर नहीं करता, लेकिन क्योंकि मैंने आपको सिखाने का जो है एक गोल सेट किया है तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की हर तरीके से हेल्प हो जाए। इसी तरीके से ऑर्डर मैनेजमेंट क्या होती है? ऑर्डर मैनेजमेंट यानी किस तरीके से हम ऑर्डर को ऑर्गेनाइज्ड कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है, यानी जब हम कभी किसी क्लाइंट से ऑर्डर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो कुछ ये लिखा है ना इंग्लिश में, ये मैं आपको उर्दू में समझा रही हूँ क्योंकि मैं पहले इंग्लिश जो है आपको पढ़ के बताऊँ और फिर उर्दू में डिफ़ाइन करूँ, तो ऐसा ना हो कि आप लोग परेशान हो जाएं। तो मैं आपको ये पूरा जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं 5, इनको आपको मैं उर्दू में समझाती हूँ कि मैंने पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा है कि जब भी आप कभी ऑर्डर लें, जब भी कभी आप ऑर्डर लें किसी भी क्लाइंट से, तो इन जो पॉइंट्स को जो है आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है। वो क्या पॉइंट्स हैं कि कभी भी कोई क्लाइंट अगर आपसे सैंपल मांगता है तो आपने उसे हरगिज़ सैंपल नहीं देना। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा क्लाइंट है जो वाकई में आपको ऑर्डर देने पे यानी आपको ऑर्डर देना चाहता है और वो वाकई चाहता है कि आपके सैंपल्स देखे, तो आपने उसे जस्ट मॉकअप सेंड करने हैं। ये मॉकअप्स का मतलब होता है यानी आपके टेम्पलेट्स, सैंपल्स। ठीक है, तो वो सैंपल्स जो हैं, या तो अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई आर्टिकल लिख के दे रही हूँ तो मैं 100 वर्ड्स का जो है 100 वर्ड्स का जो है उसको आर्टिकल लिख के एक सैंपल सेंड कर दूँगी। ठीक है, ये नहीं कि मैं उसको 1000 वर्ड का या 500 वर्ड्स का जो है सैंपल लिख के दे रही हूँ कि भाई चलो भाई 500 वर्ड तो उसको मिल गया, उसका काम निपट गया, मेरी मेहनत भी लग गई, उसका काम भी हो गया, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं आया ना। ठीक है, तो हमने ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है। हमेशा इस बात को दिमाग में रखिएगा याद। मैं पहली क्लास से आपको बता रही हूँ कि फाइवर पे हमें सेफ प्ले करना होता है और उसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। वो ये कि अगर कोई भी क्लाइंट आपसे इधर उधर की बातें कर रहा है या आपके पेमेंट को रोक रहा है या आपसे यूँ कह रहा है कि भाई आप मुझसे जो है आधी पेमेंट अभी ले लीजिए, आधी पेमेंट काम के बाद ले लीजिएगा, या जो है मैं अभी आपको डिटेल्स नहीं सेंड कर सकता, मैं बाद में आपको डिटेल सेंड कर दूँगा सारी। तो ये होता है कि जब आप काम करने बैठते हैं तो आप फंस जाते हैं। जब आप फंस जाते हैं तो ना आप काम आगे बढ़ा पाते हैं और ना ही किसी और काम को कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट पे मैंने लिखा है कि कोई भी क्लाइंट अगर आपको किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग कोई भी एक्सक्यूज़ दे रहा है तो पहली फुर्सत में उसको मना कर दें। ठीक है, यानी उसका ऑर्डर ही एक्सेप्ट ना करें आप। ठीक है, इसी तरीके से ऑर्डर एक्सेप्ट करना और ना करना ये हम पे होता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि फ्रीलांसिंग होती है, तो फ्रीलांसिंग पे हमें काम तो बहुत मिल रहा होता है, लेकिन ये हम पे होता है कि हम उस काम को करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ठीक है, ऑर्डर अगर आपको नहीं करना है तो आप ऑर्डर को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करिएगा। ठीक है, भले आपके ऑर्डर बॉक्स में वो शो हो रहा है कि भाई फलाना क्लाइंट ने आपको ये काम करने का ऑर्डर दिया है, लेकिन वो चीज़ जो क्लाइंट वहाँ पे शो कर रहा होता है वो आपके अलावा बहुत सारे लोगों को भी शो होती है, लेकिन जिसे वो काम करना होता है वही सिर्फ उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मैं ये काम करने में इंटरेस्टेड हूँ तो आप ऑर्डर पे ओके करेंगे, नहीं तो उसको ऐसे ही रहने दीजिएगा।
ठीक है। इसी तरीके से जब भी कभी आप अपनी गिग्स बनाएं तो गिग्स में डिस्क्रिप्शन एंड FAQs का पोर्शन होता है, आई थिंक वो 3rd या 4th ऑप्शन होता है गिग में। तो हमेशा आपने अपना FAQs जो हैं यानी फ्रीक्वेंट आंसर क्वेश्चंस जो हैं वो तैयार करके रखने हैं, ताकि कभी ऐसा हो कि कोई क्लाइंट आपको ऑर्डर दे रहा है तो जो क्वेश्चंस आपने बना के रखे हैं उनके भी आंसर्स वो करे। लाइक अगर मैं कोई ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ या मैं कोई आर्टिकल राइटर हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मैं पहले से FAQs क्या तैयार करके रखूँगी कि भाई आपको PNG चाहिए, JPEG चाहिए, या आपको जो है इलस्ट्रेटर की फ़ाइल चाहिए, या जो भी चाहिए मुझे बता दीजिए। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको सोर्स फाइल भी चाहिए तो भी मुझे बता दीजिए। इसी तरीके से अगर आपको अपना काम जो है उसकी टेम्पलेट्स भी चाहिए तो भी मुझे बता दीजिए। जो भी ये सारे क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आएंगे, जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर क्लाइंट इनके आंसर नहीं देगा तो मैं फंस जाऊंगी, तो मैं वो सारे क्वेश्चंस जो हैं अपने FAQs में एंटर करूंगी, ताकि जब भी कोई क्लाइंट मुझे कोई काम दे तो वो मेरे क्वेश्चंस को रीड करके और मुझे सारी डिटेल्स सेंड करे। ठीक है। तो याद रखिएगा कि कोई भी गिग तैयार करें, आप किसी भी किस्म की कोई भी गिग तैयार करें, फ्रीक्वेंट आंसर क्वेश्चंस जो हैं यानी आपके FAQs जो हैं इनको ज़रूर लिखना है आपने। ठीक है। भले आप 2 लिखें, भले आप 3 लिखें, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आपने अपनी कैटेगरीज़ को गूगल पे जाके सर्च करना है और उससे रिलेटेड FAQs जो हैं आपने सर्च कर लेने हैं। ठीक है। इसी तरीके से हमेशा अपने क्लाइंट से आपने पूरी डिटेल मांगनी है ऑर्डर से रिलेटेड। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा आपको ऑर्डर दे रहा है, लेकिन उसने अपने हिसाब से आपको जो है इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप उसका जो है पॉइंट भी अपने दिमाग में रखेंगे कि भाई हो सकता है फ़लाना चीज़ के लिए मुझे ये चीज़ों की भी ज़रूरत हो, तो मैं इन्हें अपने FAQs में ऐड कर देता हूँ। ठीक है। इस तरीके से आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल क्लाइंट से मिल जाएगी जो आपके काम में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है। इसी तरीके से अच्छा इसकी एग्जांपल मैं आपको दे दूँ कि इससे क्या मुराद है कि फुल डिटेल। लाइक देखिए, कभी ऐसा होता है कि हम जब आर्टिकल लिख रहे होते हैं तो हमें उनमें बहुत सारे रेफरेंसेस देने पड़ते हैं, या जो है हमें कोई डॉक्यूमेंट की जो है अटैचमेंट करनी पड़ती है, या कोई लिंक हमें वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। तो अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट वहाँ पे मेंशन करना है तो वो हम क्लाइंट से मांगेंगे कि भाई आप वो फ़लाना डॉक्यूमेंट जो है हमें दे दीजिए। तो अब अगर हो सकता है कि क्लाइंट जब हमें ऑर्डर दे तो वो डॉक्यूमेंट हमें सेंड ना करे, तो हम अपने FAQs में इस चीज़ को मेंशन करेंगे कि इफ़ एनी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स आर available, so please send me, so it's really helpful for me in the time of writing the articles or whatever we do। तो ये वाले इस तरीके के जो हैं FAQs हम तैयार करके रखेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो लास्ट पॉइंट है कि हमेशा अपने क्लाइंट से आपने पूछना है कि भाई आप जो मुझसे काम करा रहे हैं या जिस काम का आपने मुझे ऑर्डर दिया है वो आपको कहीं पब्लिश तो नहीं करना, क्योंकि अगर आपको पब्लिश करना है तो फिर आप अपने क्लाइंट से बोलेंगे कि आपको कहाँ पब्लिश करवाना है, उस वेबसाइट का लिंक मुझे सेंड करें। ठीक है। अब आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आए कि भाई हम क्यों मांगे लिंक, ना दे तो ना दे भाई, उसको जहाँ पे भी करना है वो खुद कर ले। तो इसका मकसद ये है कि लिंक मांगने का मकसद ये है कि बहुत सारे वेबसाइट्स या पेजेस ऐसे होते हैं जिनका एक कोडेड मैसेज होता है। तो जब हम कभी आर्टिकल लिखते हैं और अगर हमें उस वेबसाइट का नहीं पता होगा तो हम उसके कोड्स या उसके मैसेजेस को जो है अपने आर्टिकल्स में नहीं डाल सकते। ठीक है। जब हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो क्लाइंट का वर्क है या जो भी क्लाइंट ने हमें ऑर्डर दिया है वो आधा अधूरा रह जाएगा क्लाइंट की नज़र में। ठीक है। क्लाइंट तो बोलेगा भाई मैंने आपको पूरी डिटेल्स दी थी लेकिन फिर भी आपने फ़लाना चीज़ तो इस आर्टिकल में लिखी ही नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए हम उससे वेब लिंक मांगते हैं और हम उससे पूछते हैं कि भाई आपको कहीं पब्लिश तो नहीं कराना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो जैसे ईदी फाउंडेशन है, तो वो एक जो है वो एक कह लें कि वो एक वेलफेयर है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने मुझसे बोला कि भाई मुझे ईदी फाउंडेशन पे जो है आप आर्टिकल लिख के दीजिए
और जो है उसने ये तो बता दिया, लेकिन उसने मुझे ये नहीं बताया कि उसको अपना काम पब्लिश भी करना है वहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या है कि भाई मेरे जहन में तो ये है कि भाई उसे अपना काम पब्लिश नहीं करना, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग जो है बस लिखती चली जाऊँगी, लिखती जाऊँगी। मैं कोई रेफरेंसेस नहीं डालूँगी, उनकी कोई भी सर्विसेज नहीं डालूँगी, उनके एम्स क्या हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मैं कोई भी चीज़ अपनी आर्टिकल में जो है वो नहीं डालूँगी, ठीक है। मेरे हिसाब से तो मेरा काम हो जाएगा, लेकिन जब क्लाइंट मेरा काम देखेगा तो वो बोलेगा यार मैंने तो इसको बोला था कि भाई मुझे एदी फाउंडेशन पे जो है आप लिख के दे दिए, यानी ईदी फाउंडेशन पे आपने आर्टिकल तो लिख के दे दिया, लेकिन जो मैसेज वो लोग कन्वे कर रहे हैं वो तो यहाँ पे कहीं पे भी आर्टिकल में नहीं है। जो भी उनके एम्स हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं उसका तो कहीं पे भी रेफरेंसेस नहीं है, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए हम अपने FAQs तैयार करते हैं, ठीक है, ताकि क्लाइंट हमें जवाबात दे, ठीक है। अब जैसे अगर आप चाहें तो ये जो लास्ट का पॉइंट है, और इसी तरीके से जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट वाला पॉइंट बताया था कि भाई अगर कोई डॉक्यूमेंट या फाइल्स हैं तो आप मुझे सेंड करें, ये 2 क्वेश्चन जो हैं ये आप अपने FAQs में एज इट इज़ डाल सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर आप अपने पास से कोई ऐड करना चाहें तो वो सारे क्वेश्चंस फिर आप ऐड करें। ये नहीं कि आप ये सिर्फ मेरे 2 ही बताए हुए जो हैं FAQs डाल के बैठ जाएं, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा। अपने स्किल्स को यूटिलाइज़ करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि जब कोई चीज़ आपको नहीं आती तो आप गूगल पे जाएं, उस चीज़ को सर्च करें और फिर जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है वो आप अपनी क्लियर करें, ठीक है। हो सकता है बहुत सारी जगहों पे जब मैं आपको प्रेजेंटेशन की रिकॉर्डिंग सेंड करके भेज रही हूँ तो हो सकता है मुझसे कहीं गड़बड़ी हो जाए, कहीं गलती हो जाए। तो अगर आप लोगों को कहीं ऐसा लगता है कि मुझसे कोई गलती हो गई है तो आप उसे भी पॉइंट आउट करके मुझे बता सकते हैं कि मैम फ़लाना फ़लाना जगह पे आपसे ये गलती हो गई है, तो प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये मेरा भी सीखने का प्रोसेस चल रहा है, आपका भी सीखने का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। और मुझे खुशी होगी कि अगर आप लोग किसी चीज़ को इतने ध्यान से पढ़ेंगे कि भाई मुझे पता चले कि हाँ भाई मैं इधर गलत थी, कि वाकई में मैं यहाँ गलत थी, मेरे पार्टिसिपेंट ने जो है मुझे बताया कि मैम आपकी यहाँ गलती थी। तो ये मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस क्लास को और इस कोर्स को जो है अगर आप लें तो मुझे वाकई में दिल से बहुत खुशी होगी, ठीक है। इसी तरीके से मिनिमम रेटिंग ऑफ आवर प्रोग्रेस क्या होती है, ये हमें सभी को पता है कि डैशबोर्ड पे उल्टे हाथ पे यानी लेफ़्ट साइड पे जो है जहाँ हमारा प्रोफाइल और प्रोफाइल का कैप्शन होता है उसके नीचे एक रेटिंग हमें शो होती है जो हमारी प्रोग्रेस लेवल रेटिंग होती है, और उसका जो है 4.7 होना ज़रूरी है, यानी ये हमारी कम से कम रेटिंग होती है डैशबोर्ड पे लेवल की, ठीक है, प्रोग्रेस लेवल की। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई मिनिमम रेटिंग जो है अगर 4.7 ना हो तो ये गिननी शुरू हो जाती है और हमारे लेवल्स जो हैं वो बैक होने लग जाते हैं, यानी हम 3rd लेवल से 2 सेकंड और 2nd लेवल से हम फिर फर्स्ट से हम फिर 0 पे भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये एकदम नहीं हो जाती कि हमने भाई फाइवर पे काम नहीं किया और ये बैक होनी शुरू हो गई, या हमने काम करके एक्सपर्ट लेवल पे आ गए हम और जो है जैसे ही हमने फाइवर लॉग आउट किया तो ये बैक चली जाएगी, या हमसे कोई ऑर्डर मिस हो गया तो ये बैक चली जाएगी। ये ऐसा नहीं होता, इसका एक टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड को जो है हम कहते हैं डीवैल्यूएशन टाइम। नीचे आपको हेडिंग दिख रही है डीवैल्यूएशन टाइम, तो वो टाइम पीरियड जो है वो कहलाता है डीवैल्यूएशन टाइम। याद रखिएगा जब भी किसी चीज़ को कम में करते हैं, जब भी किसी चीज़ की कम में रेटिंग होती है तो उसको हम डीवैल्यूएट कहते हैं। मैथ्स में जो है बहुत सारी जगह हमें बोलते थे कि भाई डीवैल्यूएट कीजिए और एक्सक्लूड कीजिए, डीवैल्यूएट कीजिए, इस तरीके से जो है। तो डीवैल्यूएट का मतलब होता है कम करना। लेकिन ये जो हमारी रेटिंग का प्रोसेस है ये एक कह लें कि ये एक ख़ास पॉइंट पे आके जो है या एक ख़ास पीरियड होता है जहाँ पे आके ये गिरनी शुरू होती हैं। तो यहाँ पे मैंने नीचे मेंशन किया है द डीवैल्यूएशन टाइम स्टार्ट्स आफ्टर 15 डेज, यानी जब हमने अपना फाइवर का लॉगिन किया अकाउंट और हमने कुछ काम करने शुरू किए और उसके बाद सडन कोई ऐसी ट्रेजेडी हमारे साथ हो गई, या हमें कहीं वोकेशंस पे जाना पड़ा, या भाई कहीं शादी भी आ गई कज़न्स में, तो हम नहीं काम को जो है टाइम दे पा रहे हैं, तो फाइवर हमें 15 दिन का टाइम देगा कि भाई 15 दिन में अगर तुम वापस आके अपना काम जो है करना शुरू हो जाते हो और अपनी प्रोग्रेस को वापस मेंटेन करना शुरू होते हो तो मैं तुम्हारी प्रोग्रेस को डीवैल्यूएट नहीं करूँगा। लेकिन अगर 15 से जहाँ 16वां दिन लगा
फाइवर बोलेगा भाई 15 दिन की वार्निंग मैंने इसको दे दी थी, लेकिन ये फिर भी नहीं आया, चलो भाई इसकी वैल्यू, इसकी प्रोग्रेस वैल्यू जो है यानी उसके प्रोग्रेस रेटिंग जो है गिरा दो। तो वो क्या करेगा, वो सडनली जो है SolveWithin आपकी पूरी प्रोग्रेस को गिरा के एक लेवल पीछे ले आएगा। ठीक है, और इसकी कोई नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिलती। अगर आप कह लें कि बिल्कुल दिमाग को हाजिर रख के काम नहीं कर रहे हैं, तो फाइवर पे एक जगह पे जो है वो आपको एक हल्की सी जो है अलर्ट देता है, यानी एक अलर्ट मिलता है आपको कि भाई अब जो है आपका डिवैल्यूएशन जो है हो रहा है प्रोग्रेस का, तो मेंटेन रखने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आपने उस चीज़ को नहीं देखा तो समझ लीजिए आप गए। तो जब भी काम करें हाजिर दिमाग के साथ काम करें। ठीक है, इसी तरीके से SEO टॉपिक में आप सबने देखा होगा कि SEO लिखा हुआ था। तो यहाँ एक चीज़ समझाने से पहले मैं अपने एक पार्टिसिपेंट हैं जमाल मुस्तफ़ा, जिन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन सेंड करी थी, उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में जो है SEO के वर्ड को यूज़ किया था, और साथ ही साथ उन्होंने वहाँ पे उसकी एब्रीवेशन भी यूज़ की थी, जिसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर उनको नो हाउ है कि व्हाट इज़ SEO तो बहुत अच्छी बात है, और अगर उन्हें नहीं पता था और उन्होंने गूगल किया है तो ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिन्हें कुछ सीखना होता है वही लोग मेहनत करते हैं। हलवा तो सबको मिल जाता है। लाइक अगर मैं आपको रिकॉर्डिंग्स दे रही हूँ, आप देख रहे हैं, तो ये एक तरीके का हलवा है, लेकिन अगर आप इसको और मीठा और अच्छा बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि भाई जो हलवा आपने खुद खाया है जब आप इसे दूसरों को खिलाएं तो उनको भी ये उतने ही मज़े का लगे जितना आपको लगा, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, प्लीज़ एग्जाम्पल्स को इग्नोर करिएगा। इस तरीके के एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को इसलिए देती हूँ ताकि आप लोग आसानी के साथ समझ लें। ठीक है, तो उन्होंने SEO का जिक्र किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, वेल डन। तो यहाँ पे SEO बेसिकली होता क्या है? SEO जैसे मैंने आपको बताया कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो है शॉर्ट फॉर्म है। इसको हम अगर एक तरीके से देखें, यहाँ पे मैंने लिखा है SEO इज़ एन एक्रोनॉमी। एक्रोनॉमी वर्ड जो है इसको हम एब्रीवेशन भी कहते हैं। ठीक है, यानी इस वर्ड के मीनिंग ही एब्रीवेशन होते हैं, जो स्टैंड करते हैं, यानी दैट स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये SEO जो दिख रहा है आपको, S फॉर सर्च, E फॉर इंजन, O फॉर ऑप्टिमाइजेशन। और इस पूरे प्रोसेस को करने का मेन मकसद ये होता है, जो गूगल एड्स अकाउंट मैंने आपसे बनवाया है उसका जो बनाने का मकसद था वो ये कि जब हम SEO कर रहे होते हैं, जब हम कीवर्ड्स को SEO कर रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं गूगल पे, तो उस वक्त जो है हमारा गूगल एड्स अकाउंट हमें बहुत हेल्पफुल रहता है। क्यों? क्योंकि वो अनप्रमोशनल एड अकाउंट होता है, यानी वो पेड लेस अकाउंट होता है और उसे हम जब चाहें आराम से यूज़ कर सकते हैं। वरना अगर मैं आपको क्रिएट एन अकाउंट विदाउट कैंपेन ना बनवाती और क्रिएट एन अकाउंट विद कैंपेन बनाती तो आपको प्रमोशनल चार्जेस पे करने पड़ते, आप इतनी सारी चीज़ें जो अवेल नहीं कर सकते थे, फंस जाते आप। ठीक है, तो बेसिकली वो जो गूगल एड अकाउंट बनवाया है वो बनवाया ही सिर्फ इसलिए है ताकि आप हर तरीके का SEO जो है आप उसके थ्रू कर सकें। और उसका मकसद ये होता है कि आपने अगर कोई गिग बनाई है तो आप कीवर्ड्स SEO करें, यानी आप SEO करें। फॉर एग्जांपल मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मुझे पता है कि भाई एडिटिंग होती है, रीटचिंग होती है, मैनिपुलेशन होती है और जो है पोर्ट्रेट्स बनते हैं, तो इन सारी चीज़ों के कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो मैं उन कीवर्ड्स को गूगल अकाउंट्स पे यानी गूगल एड्स अकाउंट पे सर्च करूँगी और उन पे जब वो वर्ड्स मैं सर्च करूँगी तो मुझे उन वर्ड्स की वो रेटिंग दिखाएगा। उन रेटिंग्स के थ्रू, उन रेटिंग्स को ध्यान में रख के जब मैं वो वर्ड्स अपने गिग में यूज़ करूँगी, ठीक है, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि वो वर्ड या उससे रिलेटेड कोई भी आर्टिकल, कोई भी चीज़ अगर कोई बायर सर्च कर रहा है फाइवर पे तो मेरी गिग हर हाल में उसे सब जगह शो होगी। ठीक है, तो जैसे अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और मैं एडिटिंग लिखती हूँ
और एडिटिंग पे मुझे रेटिंग मिल गई भाई 100K से 1 मिलियन तक की। तो ये वर्ड जो है मैंने अपना कीवर्ड यूज़ कर लिया अपने गिग में ना, ठीक है, गिग के टाइटल में। तो वो एक मेरा जो कीवर्ड है वो सेव्ड हो गया। अब कोई भी बायर जो है जब भी एडिटिंग ढूंढेगा तो मेरी गिग उसे सबसे पहले शो हो जाएगी। तो इस पूरी चीज़ को समझाने का मकसद ये है कि जब हम गिग बनाते हैं और गिग का टाइटल लिखते हैं तो गिग के टाइटल के सबसे नीचे जो मैंने आपको बताया था पॉजिटिव कीवर्ड्स का बार होता है, वहाँ पे हम कुछ टैग्स जो हैं वो एसईओ करके लगाते हैं ताकि जब भी कोई बायर उन वर्ड्स को सर्च करे हमारी गिग उसे हर हाल में दिखे, ठीक है। तो ये एक तरीके का यूँ कह लीजिए कि जैसे हम एक जैम रोड में खड़े होते हैं ना कि इतनी सारी गाड़ियाँ हमें अपने आगे इर्द गिर्द आगे पीछे दिखती हैं, तो हमें गिग पे जब रश चाहिए होता है ना, ठीक है, एक तरीके का ट्रैफिक जैम चाहिए होता है हमें गिग पे, तो हम एसईओ वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कीवर्ड्स, अब मैं इतनी देर से आपको कह रही थी कि गूगल एड्स अकाउंट पे हम जो हैं एसईओ कीवर्ड्स करते हैं या कीवर्ड्स एसईओ करते हैं। तो बेसिकली वो कीवर्ड्स जो यूज़ मैं कर रही हूँ वो होते क्या हैं, अगर आप नॉर्मल डेज में देखें तो वो एक तरीके के कोड्स होते हैं, ठीक है ना। तो हम कहते हैं भाई कीवर्ड्स यूज़ कर रहा है ये, या शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर रहा है तो ये अपने कोड्स यूज़ कर रहा है, हम इस तरीके से कुछ कहते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखी है कि कीवर्ड टूल इज़ अ फ्री ऑनलाइन कीवर्ड रिसर्च इंस्ट्रूमेंट that uses Google autocomplete to generate hundreds of relevant long tail keywords for any topic, ठीक है। यानी ये एक फ्री ऑनलाइन टूल होता है हमारे पास जिसको हम रिसर्च करने के लिए यूज़ करते हैं, कहाँ पे, गूगल पे, गूगल एड्स अकाउंट पे। और गूगल जो है इसकी मदद से हमें 1000, 100 यानी 100 या 1000 या 10,000 या इससे भी ज़्यादा वर्ड्स जो है वो हमारे टॉपिक पे दिखा देता है, ठीक है। वही बात जो मैंने आपको बताई कि अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और मैं एडिटिंग की सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मैं कीवर्ड्स जब सर्च करूँगी तो मैं एडिटिंग से रिलेटेड कीवर्ड्स सर्च करूँगी और वही कीवर्ड्स जो है मैं अपने गिग के टाइटल में और पॉजिटिव कीवर्ड्स में डाल दूँगी ताकि जो है जब भी वो सर्च हो तो मेरी गिग सबसे पहले शो हो, ठीक है। यहाँ तक कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, सही है। इसी तरीके से इम्पॉर्टेंस ऑफ कीवर्ड्स, जितना कुछ मैंने अभी आपको बताया वो मैंने यहाँ नीचे जो है लिख दिया है। क्या लिखा है? कीवर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज योर वेबसाइट कैन शो अप व्हेन पीपल टाइप देम इनटू अ सर्च इंजन। सर्च इंजन बेसिकली गूगल का पेज होता है। गूगल के पेज में जब आप सर्च बार में कुछ लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप वो सर्च इंजन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यानी एसईओ कर रहे हैं। तो ये जो पूरी लाइन लिखी हुई थी ये सिर्फ यही है कि कीवर्ड्स वहाँ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं जब हमें अपनी वेबसाइट या अपनी गिग्स को जो है सबसे पहले शो करना होता है या हर हाल में शो करना होता है कि जब भी कोई बंदा उससे रिलेटेड कुछ भी सर्च करे तो हमारी गिग या हमारी वेबसाइट जो है उसे हमेशा से दिखे, ठीक है, हमेशा टॉप पे दिखे। टॉप पे नहीं दिखे तो कम से कम फर्स्ट पेज पे दिखे, फर्स्ट पे ना दिखे तो सेकंड पे दिखे। मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं गूगल पे जब सर्च करते हैं तो वो हमें 10 पेजेस दिखाता है और उन 10 पेजेस में जो है अगर आप देखें तो 10 हेडिंग्स होती हैं, यानी 10 लोगों के जो हैं वो एडवर्टीजमेंट्स जो हैं वहाँ पे शो होती हैं। तो इस तरीके से अगर आप 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपको 10 पेजों पे 100 जो हैं वेबसाइट्स मिलती हैं। तो मोस्टली पीपल्स जो हैं वो फर्स्ट सेकंड थर्ड या बहुत हुआ तो फोर्थ पे चले जाते हैं, या अगर उन्हें चारों पेजों पे हार्डली कुछ नहीं मिल रहा है तो फिर वो आगे सर्च कर लेते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि एटलीस्ट हमारी गिग या हमारी वेबसाइट जो है वो कम से कम भी पहले नहीं तो दूसरे पे, दूसरे नहीं तो तीसरे पे दिखे और तीसरे के बाद बहुत हार्डली चौथे पे दिख जाए, ठीक है ना। यानी कह लें कि अंडर 5 जो है ना ये इम्पॉर्टेंट ही रहता है, लेकिन अगर आप 5 से आउट होते हैं या 5 से बाहर निकलते हैं तो बहुत हार्डली कोई उस चीज़ को सर्च करता है। इसी तरीके से कीवर्ड्स, टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स, कितने टाइप्स के कीवर्ड्स होते हैं? अगर आप में से कोई गूगल पे सर्च करे
तो आपको 5 किस्म के कीवर्ड्स दिखेंगे, ठीक है। यानी 5 टाइप्स के कीवर्ड्स होते हैं, लेकिन हम फाइवर पे या हम अपनी नॉर्मल डेज में जो है वो 3 ही किस्म के सिर्फ कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। एक होते हैं 1 वर्ड कीवर्ड्स, एक होते हैं 2 वर्ड्स कीवर्ड, और एक होते हैं 3 वर्ड्स या उससे ज़्यादा, यानी लॉन्ग पैरासिस जो हम पैराग्राफ्स वगैरह लिखते हैं वो सारी चीज़ें, लाइक ईडियम्स भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। जैसे वंस इन अ ब्लू मून, तो हम कहते हैं ना कि वो जो है साल में कभी एक मर्तबा जो है, तो एक ये ईडियम हो गया जिसे हमने भाई पूरी जो है डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से डॉग एंड कैट्स जो ईडियम है, तो अगर आप उसको देखें तो उर्दू में हम ये बोलेंगे कुत्ते और बिल्ली, लेकिन ईडियम्स की अगर लैंग्वेज में जाएं तो उसके मतलब होते हैं कि फाइटिंग, या जो है कोई जंगली तरीके से जो है लड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये मीनिंग्स होते हैं। इसी तरीके से कीवर्ड्स जो हैं जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको 5 टाइप के दिखेंगे, 5 किस्म के, लेकिन फाइवर पे है और हम डेली लाइफ में 3 ही किस्म के जो हैं कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। बहुत हार्डली होता है, बहुत हार्डली कि भाई हम कभी जो हैं 1 वर्ड कीवर्ड यूज़ कर लें, यानी LSI कीवर्ड्स यूज़ कर लें। मोस्ट ऑफ द टाइम या इन रेगुलर डेज हम यूज़ करते हैं मिड टेल कीवर्ड्स, यानी जो कीवर्ड्स 2 वर्ड्स पे मुश्तमिल होते हैं या 2 चीज़ों से मिल के एक वर्ड बना रहे होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहूँ कि मैं यहाँ पे आपको एक जूम मीटिंग के थ्रू जो है या जूम के थ्रू जो है एक लाइव सेशन दे रही हूँ, और मेरे जो हैं टीम मेंबर्स हैं, तो उनमें से एक मेंबर जो है वो मेरे पास जो है मेरे साथ जो है वो को होस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यानी क्या हुई कि जूम पे मीटिंग देने के लिए ओनर तो मैं हुई या मेन होस्ट मैं हुई, लेकिन जो मेरे साथ बैठे हैं या बैठी हैं तो वो कौन हो गई, वो को होस्ट हो गई, यानी वो मेरे साथ जो है काम कर रही हैं, ठीक है। तो को और होस्ट मिलके क्या बन गए, को होस्ट। तो 2 लफ्ज़ों ने मिलके एक वर्ड बना लिया, ठीक है। तो ये हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, और ये वाले जो लॉन्ग टेल पैरासिस हैं या कीवर्ड्स हैं, ये फाइवर हमें नहीं यूज़ करने की परमिशन देता, क्योंकि फाइवर बोलता है कि भाई मुख्तसर लिखो, आसान लिखो, जो बायर को दिख जाए, लेकिन ये नहीं कि भाई 100 लफ्ज़ भर दिए, 200 लफ्ज़ भर दिए, ऐसे नहीं करना है। आपने सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जो है बहुत हुआ तो आपने दो वर्ड्स के कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, या अगर उसमें नहीं हो रहा है तो चलो भाई कुछ डिटेल लिखनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई 10 वर्ड्स पे लिख दो, 20 वर्ड्स पे लिख दो, लेकिन ये नहीं कि 100 पे जा रहे हैं, 120 वर्ड्स का ऐसे लिख के बैठ गए हैं, ऐसा वाला काम नहीं करना है, ठीक है। तो याद रखिएगा फाइवर में 3 किस्म के जो हैं कीवर्ड्स यूज़ होते हैं। जब हम एसईओ करेंगे तो बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां हमारे पास 1 वर्ड कीवर्ड्स भी आएंगे, 2 वर्ड्स कीवर्ड्स भी आएंगे, और बहुत हार्डली ऐसा हो सकता है कि कोई 3 वर्ड्स कीवर्ड्स आ जाएं, ठीक है। तो याद रखिएगा LSI जो होते हैं इन्हें 1 वर्ड कीवर्ड कहते हैं, ठीक है। इन्हें हम शॉर्ट टर्म कीवर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मिड टेल कीवर्ड्स होते हैं, 2 वर्ड्स कीवर्ड्स होते हैं, और इसी तरीके से लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, यानी लॉन्ग ईडियम्स, लॉन्ग पैरासिस, या फिर जो है 3 वर्ड्स या उससे ज़्यादा कीवर्ड्स, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे मेरी एक्सेल शीट है जो मैंने आपको अपने टॉपिक में सबसे एंड पे बताया कि हम कीवर्ड्स की शीट क्यों बनाते हैं वर्डपैड पे। तो अगर आप चाहें तो आप में से कोई वर्डपैड पे भी बना सकता है, कोई चाहे तो एक्सेल पे भी बना सकता है, ठीक है। एक्सेल बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल करना नहीं आता, तो मैं आप लोगों को यही प्रेफर करूँगी कि आप लोग वर्डपैड पे या MS वर्ड पे या MS पावर पॉइंट पे इस तरीके के जो है उस पर आप अपने कीवर्ड्स को लिख के स्टोर कर लीजिए। अब ये तो स्टोर करने वाला प्रोसेस बाद में है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे इस टॉपिक को मैंने क्यों डाला है। जब हम SEO कर रहे होते हैं फाइवर पे, तो हम कीवर्ड्स को ढूंढ रहे होते हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे को ऐसे कीवर्ड्स मिल जाते हैं जिनकी रेटिंग 10,000 से या 1 लाख से लेकर 1 मिलियन तक के होती है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम एक शीट प्रिपेयर करके रखें, और अगर हमें 10,000 या 1 लाख या 10,000 तक के या 1 लाख से 1 मिलियन तक के जो हैं कीवर्ड्स की रेटिंग वाले कोई लफ्ज़ मिल रहे हैं, तो हम उसे उसी वक्त जो है अपने पास
सेव कर लें, ताकि जब कभी अगर हमें उन लफ्ज़ों को यूज़ करने की बात आए तो हमें ढूंढनी ना पड़े उनकी रेटिंग, हमारे पास वो पहले से सेव हो। ठीक है, तो इसलिए जो है हम MX एक्सेल शीट या वर्ड पैड पे जो है अपने कीवर्ड्स का पूरा एक रिकॉर्ड जो है वो तैयार करके रखते हैं अपने पास। ठीक है, ताकि जब भी हमें कोई फर्दर वर्क करना हो और उसमें कोई वर्ड हमारा उस चीज़ से रिलेटेड आ जाए, तो तब हमारा टाइम वेस्ट ना हो SEO करने में, हम डायरेक्ट अपनी एक्सेल शीट खोलें और उसमें से निकाल लें वो वर्ड। ठीक है, तो एक्सेल शीट, जिन लोगों ने स्प्रेडशीट सीखी हुई है यानी एक्सेल शीट सीखी हुई है, उन्हें पता होगा कि एक्सेल शीट बेसिकली होती क्या है। एक्सेल शीट जो है वो एक स्प्रेडशीट होती है, यानी वो एक छोटे छोटे स्क्वायर्स और रेक्टेंगुलर बॉक्सेस होते हैं छोटे छोटे, उनको जब हम कंबाइन करते हैं तो वो पूरी शीट जो बन के हमारे सामने आती है उसे हम कहते हैं स्प्रेडशीट। ठीक है, और हम उन छोटे छोटे सेलों में ही काम करते हैं। तो एन एक्सेल शीट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेल्स वेयर यू केप्ट एंड मैनिपुलेट द डाटा, यानी एक्सेल शीट जो है वो सेलों का मजमुआ है जहाँ पे जो है हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, एक्सेल पे डाटा स्टोर करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है क्योंकि एक्सेल पे हम फार्मूला बेसिंग पे काम कर रहे होते हैं, हमारा एक्सेल शीट पूरा फार्मूला बेस्ड होता है। तो कभी ऐसा होता है कि हमने एक अपना काम किया एक्सेल पे और हमें 2 महीने बाद वही काम चाहिए। अब हमें एज इट इज़ तो याद नहीं है कि भाई हमने कहाँ क्या एंट्री डाली थी, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक सिंपल फार्मूला जो है उस चीज़ को ढूंढने का हम वो लगाएंगे। तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टूडेंट शीट जो है तैयार करी, जैसे मैंने अपने बैच की जो 600 पार्टिसिपेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 5 बैच के, तो मैंने इनकी शीट जब तैयार करी तो मैंने एक्सेल पे तैयार करी। ठीक है, ताकि क्या हुआ कि मुझे जब भी जो है किसी स्टूडेंट को फाइंड करना हो तो मैं जैसे एक सिंपल फार्मूला वहाँ पे लगाऊं और मेरे पास उस स्टूडेंट की जो है वो डिटेल लग के आ जाए। तो उससे क्या हुआ कि मुझे 600 लोगों का रिकॉर्ड जो है वो अपनी एक्सेल शीट में ढूंढना नहीं पड़ा। मैंने सिर्फ जो है एक फार्मूला के थ्रू उस स्टूडेंट का नाम लिखा, या मैं कहूँ कि भाई मैंने फ़लाना जगह पे जो है इस स्टूडेंट को किया था, मुझे ढूंढना है, तो एक फार्मूला लगाऊंगी और उस स्टूडेंट का नाम, डिटेल, नंबर सब कुछ मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है हमारे पास। इसी तरीके से इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सेल शीट, जैसे इतना सब मैंने जो आपको कुछ सब बताया है उसको मैंने इन 3 लाइनों में लिख दिया है कि एक्सेल हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज थॉट्स, डिसाइड which keywords or pages to focus on, illustrate key concepts and even draft rudimentary content. Rudimentary content जो हैं उन्हें हम basic contents कहते हैं। लाइक जैसे मैंने स्टूडेंट शीट की बात करी, कोई अटेंडेंस शीट होती है, कोई आपकी जो है ग्रुप मेंबर्स की शीट होती है, लाइक आपको रिजल्ट शीट बनानी होती है, जो भी किस्म की शीट्स होती हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमारी एक्सेल शीट पे बनती हैं। ठीक है, इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें जो है मैनुअली काम नहीं करना पड़ता, हम जैसे एक मरतबा शीट बना लेते हैं और हर दफ़ा जो है उसी पे फार्मूला लगा के हम परसेंटेजेस भी निकाल लेते हैं, ग्रेड्स भी निकाल लेते हैं, और कौन सा बच्चा पास है, कौन सा बच्चा फेल हुआ है और कौन सा बच्चा जो है वो प्रमोट करने का है। तो ये सारी चीज़ें हमें एक फार्मूला सिंपल लगाने पे पता चल जाती है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें थी ये तो समझने वाली चीज़ें थी। आइए अब जो है हम चलते हैं गिग क्रिएशन की तरफ। गिग आपको पता है, जब आप प्रोफाइल डैशबोर्ड पे जाते हैं तो वहाँ पे जो है आपको राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ दिखता है ग्रीन बॉक्स में, क्रिएट अ न्यू गिग। तो मेरा फेसबुक फाइवर का अकाउंट जो है वो पहले से खुला हुआ है और कुछ जो है मैंने आप लोगों के लिए बना के भी रखी हुई हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं वापस बैक नहीं जा रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये गिग आपकी कहाँ से ओपन होगी। आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आप ये प्रोफाइल देख रहे हैं। इस प्रोफाइल पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास मेन पेज यानी डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। जब आप उस डैशबोर्ड को खोलेंगे तो आपको सीधे हाथ पे कहीं नीचे लिखा हुआ दिखेगा क्रिएट अ न्यू गिग। ठीक है, जैसे ही आप क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक करेंगे आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, जब इस पेज को ओपन करते हैं तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये लिखा हुआ है गिग टाइटल, सॉरी ये मैंने आपके लिए इसलिए बना के रखा था क्योंकि जो है मुझे लिखने में ज़्यादा टाइम होता लगता है, क्योंकि यहाँ पे मेरा लैपटॉप थोड़ा सा हैंगिंग प्रॉब्लम कर रहा है,
तो ये सब मैंने आप लोगों के लिए पहले से प्रिपेयर करके रखा। मैं चाहती थी तो इसी को रिकॉर्ड करके आपको भेज देती, लेकिन ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। मैंने सिर्फ लिखा है, समझाऊंगी मैं आपको यहीं पे, ठीक है। तो ये गिग टाइटल जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम अपनी गिग का टाइटल हमेशा ऐसे रखते हैं कि सिंपल भी हो और हमारे बायर के लिए आई कैचिंग भी हो, ठीक है। और ये टाइटल जब हम एक मर्तबा लिख लेते हैं और इसे गलती से अगर हम सेव कर लें तो ये जो URL होता है ना हमारा, यहाँ पे हमारा ये टाइटल सेव हो जाता है। फिर हम इसे जितनी मर्तबा भी एडिट कर लें ये नहीं चेंज होता, URL पे वही दिखेगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ लिखा है आई विल राइट टेक्निकल ब्लॉग्स आर्टिकल एंड क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैंने गड़बड़ी कर दी, वो ये कि आई विल राइट टेक्निकल ब्लॉग्स एंड क्रिप्टो करेंसी आर्टिकल्स, ठीक है, यहाँ पे आ गए। तो ये देखिए, ये जो मैंने ये पूरा यहाँ लिखा है ये यहाँ मेरे URL में शो भी हो रहा है। आई विल ये हर जगह आपको लिख के देगा, उसके बाद आपको खुद लिखना होता है। जैसे मैंने लिखा है राइट टेक्निकल ब्लॉग्स एंड क्रिप्टो करेंसी आर्टिकल, तो ये देखिए ये हमारे URL में जो है शो कर रहा है, राइट टेक्निकल ब्लॉग्स आर्टिकल्स एंड क्रिप्टो करेंसी। जो मैंने पहले गड़बड़ी कर दी थी ना, वो देखें वो इसने जो है मेरे चेंज करने के बावजूद भी जो है ना यहाँ चेंज नहीं करी है। तो चलिए ये चीज़ भी आपको दिखी गई। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है अपने गिग का टाइटल, ये गिग का टाइटल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं यही सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। अच्छा, नीचेज आप सबको सेलेक्ट करनी आती हैं, ठीक है। याद रखिएगा जो नीचे आप सेलेक्ट करना चाहें, आपने अपने डैशबोर्ड में जाके वो जो टॉप बार होता है जहाँ पे ग्राफिक एंड डिज़ाइनिंग आर्टिकल राइटिंग एंड ट्रांसलेशन लिखा हुआ होता है, जिस तरह से हमारी नीचेस खुलती हैं, तो आपने वहाँ जाके सबसे पहले जो है, चले मैं आप लोगों को दिखाई देती हूँ, कोई बात नहीं। ये देखिए मैं प्रोफाइल में गई, मैंने अपनी प्रोफाइल ओपन की। अब ये देखिए मैंने यहाँ से ये जो डैशबोर्ड है ये देखिए, क्योंकि मेरा ऑर्डर सब, चले मैं इसको बाद में सिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने क्लिक किया माय बिजनेस पे, मैं गई गिग्स पे, सॉरी एक्चुअली मैं अपना काम कर रही थी तो उस चक्कर में जो है मेरे काम का सब खुला हुआ है। ये देखिए मैं अपने प्रोफाइल से जो है, क्योंकि यहाँ पे मेरा बायर अकाउंट और सेलिंग अकाउंट दोनों चल रहा था, तो मैंने क्या किया कि मैं स्विच टू सेलिंग अकाउंट पे आई और मैंने यहाँ से जो है राइटिंग एंड आर्टिकल्स में से जो है ब्लॉग एंड आर्टिकल पोस्ट को सेलेक्ट किया। जैसे ये देखिए ये खोला और यहाँ पे मैंने आर्टिकल एंड ब्लॉग्स को जो है क्लिक किया। जब मैंने आर्टिकल्स एंड ब्लॉग को क्लिक किया तो उसने मुझे ये पेज खोल के दिखा दिया। मैंने इंग्लिश यहाँ से सेलेक्ट किया क्योंकि मेरी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश पे ही है। इसी तरीके से मैं आर्टिकल्स किन टॉपिक पे लिखूँगी, तो मैंने यहाँ पे इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी को जो है सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे अगर बहुत सारे आर्टिकल्स पे लिखना है तो मैं सर्विस ऑप्शन में जाऊँगी और मैं यहाँ सर्विस ऑप्शन में जाके इधर क्लिक करूँगी। जब मैं क्लिक करूँगी तो लैंग्वेज मैं पहले से सेलेक्ट कर चुकी हूँ। इसी तरीके से मेरे टॉपिक्स क्या होंगे, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी, मुझे और भी वो बहुत सारे जो है टॉपिक्स दिखा रहा है, तो मैं हेल्थ एंड मेडिकल पे भी लिख लूँगी। हेल्थ एंड मेडिकल के बाद जो है, क्योंकि मैं टेक्निकल आर्टिकल्स लिख रही हूँ तो साइंस बेस्ड होते हैं यानी रिसर्च बेस्ड होते हैं, तो मैंने ये भी कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से जो है मैं और नीचे देख लेती हूँ, तो मैंने क्रिप्टो करेंसी भी ऐड किया था, तो मैं क्रिप्टो करेंसी पे टिक कर लेती हूँ। ठीक है, अभी यही हो गए। उसके बाद मैं नीचे आती हूँ, वो मुझसे बोला है कि टोन क्या होगी, यानी मैंने आर्टिकल की राइटिंग पहले सेलेक्ट कर ली, उसके टॉपिक सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, उसके बाद वो मुझसे बोला है कि वो टॉपिक्स किन चीज़ों पे बेस्ड होंगे, यानी प्रोफेशनल आर्टिकल्स होंगे, कन्वर्जेशनल आर्टिकल्स होंगे, क्रिएटिव होंगे, एजुकेशनल्स होंगे, या फिर मैं अगर और चीज़ें सर्च करना चाहूँगी तो मैं सर्च मोर पे या मोर ऑप्शंस पे क्लिक करके
सर्च कर लूँगी। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि भाई मेरे जो आर्टिकल्स होंगे वो एजुकेशनल होंगे, टेक्निकल होंगे और जो है प्रोफेशनल भी होंगे और जो है मोटिवेशनल भी होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने सेलेक्ट कर ली। देखिए मैंने पहले क्या सेलेक्ट किया, मैंने सबसे पहले अपनी सर्विसेज यानी मैंने आर्टिकल एंड ब्लॉग सेलेक्ट करने के बाद सर्विस ऑप्शन पे क्लिक किया। सर्विस ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक किया मैंने, ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद अपने टॉपिक्स को सेलेक्ट किया कि मैं किन किन टॉपिक्स पे आर्टिकल लिखूँगी। सही, उनको यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैंने हेल्थ एंड मेडिकल पे लिखा, इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी पे लिखा, फिर मैंने यहाँ पे मोर पे क्लिक किया और मैंने और सर्च किया तो मैंने साइंस पे भी आर्टिकल लिख लिए। ठीक है, इसी तरीके से मैंने क्रिप्टो करेंसी पे भी आर्टिकल लिख लिए। जब मैंने ये सेलेक्ट करके चूज़ कर लिया, फिर मैं नीचे आई, स्क्रॉल डाउन किया मैंने। अब मैं अपने आर्टिकल की टोन सेलेक्ट कर रही हूँ, तो मैंने क्या किया कि मैंने पहले मोर पे ऑप्शन पे क्लिक किया, फिर मैंने प्रोफेशनल फॉर्मल पे क्लिक किया, फिर मैंने एडिशनल एजुकेशनल को भी क्लिक कर दिया यानी टिक कर दिया। इसी तरीके से मैंने टेक्निकल को भी टिक कर दिया और मोटिवेशनल को भी टिक कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई मैं कह रही हूँ कि मैं अपनी आर्टिकल्स की जो टोन रख रही हूँ उनमें मेरे प्रोफेशनल टोन भी हो सकती है, टेक्निकल भी हो सकती है, मोटिवेशनल भी हो सकती है और जो है एजुकेशनल भी हो सकती है। क्योंकि याद रखिएगा जब आप आर्टिकल्स लिख रहे होते हैं तो आर्टिकल्स में आप रिसर्च भी करते हैं और रिसर्च भी सॉरी बहुत बुरी तरीके से करने लग गया एक्सट्रीमली सॉरी। तो जो है जब हम आर्टिकल लिख रहे होते हैं तो जो है जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम उधर कोई मैसेज भी डालते हैं, कोई मोटिवेशनल कोट लिख लेते हैं या कुछ लिख लेते हैं और इसी तरीके से जो है हम रिसर्च करते हैं तो वो टेक्निकल पे भी आ जाता है। जो कुछ भी है हम अपने आर्टिकल में पूरा लिखते हैं। इसी तरीके से आर्टिकल की टाइप क्या होगी, तो मैं कह सकती हूँ कि भाई मेरे आर्टिकल जो हैं वो इंफॉर्मेशनल होंगे, लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल्स होंगे, रिसर्च आर्टिकल भी होंगे। ठीक है, यानी उसमें कोई ना कोई जो है इंफॉर्मेशन की बात भी होगी और जो है लंबे होंगे यानी लंबे आर्टिकल्स होंगे और उनमें रिसर्च भी यानी रिसर्च बेस्ड कुछ पॉइंट्स भी हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि मैंने आर्टिकल को रिसर्च किया तो मैं कुछ रिसर्च आर्टिकल से रिलेटेड कुछ डाल दूं इसमें। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप देख रहे हैं रिव्यू और एफिलिएटेड मार्केटिंग। तो रिव्यू कभी भी लिखने की कोशिश नहीं करिएगा, ये सिर्फ वो लोग लिखते हैं जो रजिस्टर्ड या पेड होते हैं। ठीक है, आप न्यू सेलर हैं और आप फ्री अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो कभी भी रिव्यूज़ लिखने की कोशिश नहीं करिएगा, क्योंकि जब भी आपने रिव्यूज़ लिखने की कोशिश करी फाइवर आपको डायरेक्ट बैन कर देगा। कभी भी अलाउड नहीं होता आपको कि आप जो हैं वो किसी भी बारे में रिव्यूज़ लिखें। ठीक है, इसी तरीके से एफिलिएटेड मार्केटिंग जो है ये बेसिकली हमारी एकेडमिक फील्ड से होती है, लाइक स्कूलिंग, यूनिवर्सिटीज़, इसी तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह हो गए उस तरीके की। ठीक है, तो इन पे भी लिखने की कोशिश नहीं करिएगा। इसी तरीके से मैंने अभी तक के जितना भी जो है सर्विसेज प्रोवाइड करी, उसने मुझसे पूछा कि भाई आपने आर्टिकल तो लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, एजुकेशनल भी लिखना है, मोटिवेशनल भी लिखना है, जो कुछ भी लिखना है आपको, लेकिन आपके आर्टिकल्स की सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। ठीक है, ये नहीं कि आपने सिर्फ एक रिटन आर्टिकल लिख देना है, नहीं, ऐसा नहीं। जब मैं कोई आर्टिकल लिख रही हूँ तो मैं उसके लिए टॉपिक को रिसर्च भी करूँगी। लाइक अगर किसी ने मुझसे बोला कि भाई मुझे जो है क्रिप्टो करेंसी पे आर्टिकल लिख के दे, तो मैं पहले पूरा क्रिप्टो करेंसी को रिसर्च करूँगी कि बेसिकली व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी एंड ऐसी क्या चीज़ है जो मैं अपने आर्टिकल्स में डाल सकती हूँ। इसी तरीके से मैं उसमें एसईओ कीवर्ड्स भी डालूँगी और एसईओ कीवर्ड्स पे रिसर्च जो करूँगी वो सब भी डालूँगी, रेफरेंसेस एंड कोटेशंस भी डालूँगी, यानी जहाँ से मैं जो चीज़ उठाऊँगी मैं उसका रेफरेंस भी डालूँगी और क्या क्या क्रिटिसिज्म हो सकते हैं या कहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है, यानी वो जो हम मेरिट्स और डीमेरिट्स टाइप का एक तैयार करते हैं ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डालेंगे। उसके बाद जो है इसको मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, जब मैंने इसे अप्लाई कर दिया तो ये देखिए यहाँ पे इसने मेरी सर्विसेज को शो कर दिया। इसी तरीके से अब मैं आती हूँ सेलर डिटेल पे। जब मैं सेलर डिटेल पे क्लिक करूँगी, क्योंकि मैं न्यू सेलर हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ न्यू सेलर पे। सही है, इसी तरीके से क्योंकि मैं जब क्लाइंट को डील करूँगी तो मैं इंग्लिश में डील करूँगी,
इसलिए मैं कभी मतलब मैं इंग्लिश ही को क्लिक करूँगी, ये नहीं कि मैं उर्दू क्लिक कर रही हूँ। अगर बहुत सारे लोग हैं जिनको स्पेनिश आती है या फ्रेंच आती है, तो वो जो है वो ये सारी चीज़ें भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं रहती क्या हूँ, मैं रहती तो पाकिस्तान में हूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं शो करूँगी। उसकी वजह यह है कि अगर मैंने यहाँ पाकिस्तान शो कर दिया तो मैं सिर्फ जो है पाकिस्तानी क्लाइंट्स के लिए बाउंड हो जाऊँगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। जब मैंने अप्लाई किया तो ये देखिए उसने मुझे और मज़ीद जो है मेरी सर्विसेज को यहाँ पे ऐड कर दिया कि मैं न्यूज़ सेलर हूँ और मैं रिसर्च आर्टिकल लिखूँगी, और जो है जो मैंने सारी ये जो रेफरेंसेस एंड कोटेशंस वगैरह ऐड करी ये सब उसने मेरी यहाँ पे शो कर दी। बजट मैं नहीं डालूँगी, उसकी वजह यह है कि मैं क्यों दूँ किसी क्लाइंट को बजट, मैं मेहनत कर रही हूँ तो मैं उसके हिसाब से ही चार्ज करूँगी। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं नॉर्मल मार्केट में बैठी हुई हूँ और मैं बोलूँ कि भाई आओ क्लाइंट्स और मुझसे जो है बारगेन करो और अपना बजट बताओ, तो मैं अपना सारा काम जो है आपके बजट में करके दे दूँगी। तो यानी ये मतलब है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं आ रहा, मैं बस जो है क्लाइंट को फ्री में काम करके देती जा रही हूँ, तो मैं बजट नहीं शो करूँगी। इसी तरीके से कितने टाइम में मैं क्या चीज़ डिलीवर करूँगी उसका मैं यहाँ पे डिलीवरी टाइम सेट कर लूँगी। तो मैं लिख देती हूँ कि मेरी कोशिश ये होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं आपको 24 घंटे में जो है सेंड कर दूँ। तो ये करके मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब जो है अब मैं वापस अपने जो है गिग क्रिएशन पे आ जाती हूँ। ये मैंने आपको नीचे सेलेक्ट करके आपकी सर्विसेज सेलेक्ट करना बता दिया। ठीक है, जब आप ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लेंगे तो ये यहाँ पे आपको सारी चीज़ें शो कर देगा। याद रखिएगा यहाँ पे आपका ऑनलाइन सेलर जो है ये ओपन होना चाहिए, यानी इसको ग्रीन बार को ऑन करना है, क्योंकि जब आप दिखेंगे नहीं अपने बायर को तो काम कैसे मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने ओपन करके रखना है। अब आते हैं हम वापस से, जब हमने अपनी नीचे सेलेक्ट कर ली तो हम यहाँ प्रोफाइल पे आते हैं। प्रोफाइल पे आने के बाद हम यहाँ से गिग क्रिएट करते हैं। ये देखिए मेरी गिग क्रिएट हो चुकी है, तो लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये जो है मैं एडिट करके दिखाती हूँ आपको अपनी गिग। तो हम इस पेज पे थे, हमने ये सारा काम कर लिया था। ये यहाँ तक कि आप लोगों को सब समझ आ गया होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी दुआ तो यही है कि आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अपना गिग का जो है टाइटल जो है लिखा। उसके बाद मैं आऊँगी कैटेगरी में, तो मैंने आर्टिकल्स एंड ब्लॉग को सेलेक्ट किया है। तो याद रखिएगा आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स जो हैं वो राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में होते हैं। तो यहाँ से मैंने राइटिंग एंड ट्रांसलेशन पे क्लिक कर लिया। अब मेरी सब कैटेगरी क्या है, यानी मैं राइटिंग एंड ट्रांसलेशन को तो चूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन इसमें मैं क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, आर्टिकल एंड ब्लॉग्स को प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, इसको चूज़ करने के बाद मैं नीचे आई और मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है गिग डाटा मेटा डाटा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सबसे पहले अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करूँगी जो कि मैंने इंग्लिश की हुई है। उसके बाद मैं टॉपिक पे क्लिक करूँगी। तो मैंने टॉपिक पहले ही सेलेक्ट किए हुए थे, कौन कौन से, इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड मेडिकल और इंफॉर्मेशनल और रिसर्च बेस्ड। तो यहाँ पे वो मुझे सिर्फ 2 का ऑप्शन दे रहा है, तो इसलिए जो है मैंने देखिए मैं यहाँ से टिक हटाती हूँ तो ये देखिए ये सारे ऑप्शन वो आपको शो करेगा। तो मैंने सिर्फ 2 सेलेक्ट करने हैं, तो मैं इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी को सेलेक्ट करूँगी। उसकी वजह क्या है कि मैंने अपने गिग के टाइटल में लिखा है कि मैं जो हूँ आर्टिकल ब्लॉग्स लिखूँगी, किस चीज़ पे, टेक्निकल पे, यानी टेक्निकल ब्लॉग्स राइटिंग होगी और क्रिप्टो करेंसी ब्लॉग्स होंगे। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा आपका गिग का टाइटल आपकी सर्विसेज को डिस्क्राइब करता है, इसलिए सिर्फ वही चीज़ें आपने यहाँ सेलेक्ट करनी है जो अपने आप टाइटल में लिखेंगे। सजेस्ट तो मैं ये करूँगी कि आप सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद फिर आप अपना गिग का टाइटल लिखें। ठीक है, अब ये देखिए मैंने यहाँ नीचे पॉजिटिव कीवर्ड्स ऐड किए हुए हैं, ब्लॉग्स, क्रिप्टो, टेक, क्रिप्टो करेंसी, टेक्निकल आर्टिकल। तो ये कहाँ से आए हैं, उसके लिए हम जो है अपना गूगल एड अकाउंट खोलेंगे। गूगल एड्स अकाउंट खोल के मैंने यहाँ पे गूगल खोला और मैं यहाँ गूगल पे लिखूँगी गूगल एड्स अकाउंट। जैसे ही मैंने गूगल एड्स अकाउंट खोला तो वो जो गूगल एड्स अकाउंट की आईडी हमने बनाई हुई है, अगर वो आपकी साइन इन हुई
तो आपका डायरेक्ट गूगल ऐड अकाउंट खुल जाएगा, नहीं तो यहाँ से आपने साइन इन करना है। जैसे ही आप साइन इन करते हैं वो आपके पास एक पेज ओपन कर देगा। अक्सर होता है कि वो आपसे पूछता है कि भाई आप इसी चीज़ को जो है क्या कहते हैं न्यू बनाना चाहेंगे या जो है आप जो है अपनी बनाई हुई ईमेल से जो है उससे जो है लॉगिन होना चाहेंगे। ये पेज दूसरा है जो मैं आपको बता रही हूँ, वो दूसरी बात बता रही हूँ। यानी अगर आपकी आईडी साइन इन नहीं होगी तो वो आपको एक पेज खोल के देगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि आपने नया अकाउंट बनाना है या जो अकाउंट आपका बना हुआ है आप उसी से लॉगिन होंगे। तो आपने जो अकाउंट आपका बना हुआ है आपने उसी से लॉगिन होना है, ठीक है। जब आप उससे लॉगिन हो जाएंगे तो फिर आपने यहाँ पे ये जो टॉप बार दिख रहा है आपको, यहाँ पे लिखा होता है टूल्स एंड सेटिंग, आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है कीवर्ड प्लानर, आपने कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करना है। जब आप कीवर्ड प्लानर पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। आपने डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ आर्टिकल ब्लॉग्स और क्रिप्टो करेंसी ब्लॉग्स और टेक्निकल ब्लॉग्स, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जाऊँगी गूगल पे मैं लिखूँगी टेक्निकल आर्टिकल, ठीक है। जैसे ही मैं टेक्निकल आर्टिकल्स लिखूँगी मेरे पास इस तरीके का पेज जो है ओपन हो जाएगा। अब ये देखिए ये बहुत सारी साइट्स हैं जिन्होंने पब्लिश करके यानी पेड करके अपनी साइट्स को पब्लिश कराया है। अब जैसे ही मैंने टेक्निकल आर्टिकल लिखा, जितने लोगों ने यहाँ पे कीवर्ड्स में टेक्निकल आर्टिकल लगाया है उन सब की वेबसाइट मेरे पास ओपन हुई है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने एक एक की वेबसाइट्स खोली हैं, जितनों ने भी टेक्निकल आर्टिकल का कीवर्ड लगाया है उन सब की जो है मेरे पास साइट्स खुल गई। अब क्या काम है कि जैसे यहाँ देखिए इन्होंने टेक्निकल आर्टिकल के लिए क्या वर्ड यूज़ किया है, टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जब मैं टेक्नोलॉजी, अच्छा मैं और देख लेती हूँ, आर्टिकल लिखा हुआ है यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे नीचे जो है इन्होंने ये देखिए टेक आर्टिकल्स लिखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ नीचे इन्होंने जो है, अच्छा मोस्टली पीपल्स ने टेक्निकल आर्टिकल्स ही यूज़ किया हुआ है। तो मैं क्या करूँगी, जब मैंने यहाँ सर्च कर लिया उसके बाद मैं अपने कीवर्ड प्लानर को ओपन करूँगी और मैं लिखूँगी टेक। जैसे ही मैं टेक लिखती हूँ और एंटर करती हूँ तो ये देखिए मेरा कीवर्ड ऐड हो गया है, सही। जब आप ये कर लें तो आपने ये जो पाकिस्तान दिख रहा है आपने पाकिस्तान पे क्लिक करना है और यहाँ से पाकिस्तान को हटा देना है। ये पाकिस्तान कहाँ से आया, जो मेरा नंबर वेरीफाई हुआ है ना उसने वहाँ से मेरा कंट्री का लोकेशन निकाल लिया, तो मैंने यहाँ से पाकिस्तान हटा दिया। अब मुझे यहाँ जिन जिन कंट्रीज़ के साथ काम करना है मैं उनके सारों के नाम यहाँ ऐड कर दूँगी। जैसे मैं लिखती हूँ चाइना, मैंने चाइना को ऐड कराया, इसी तरीके से मैंने यूके को ऐड करा लिया, इसी तरीके से मैंने यूएई को ऐड करा लिया, फिर जो है मैंने ऑस्ट्रेलिया को ऐड करा लिया, ठीक है। फिर मैंने जो है क्या कहते हैं थाईलैंड को ऐड करवा लिया यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से मैंने जो है दुबई को ऐड करवा लिया यहाँ पे। यानी आपको जितनी भी कंट्रीज़ ऐड करनी है वो सब आप ऐड करके यहाँ पे सेव कर देंगे, ठीक है। जब आप ये काम कर लें तो ये जो टैग वर्ड लिखा हुआ है अब आपने यहाँ पे गेट रिजल्ट करना है। जब आप गेट रिजल्ट कर लेंगे तो ये देखिए इस तरीके का पेज आपके पास ओपन होगा और यहाँ देखिए उसने मुझे कितनी सारे पेजेस नाम जो हैं यहाँ पे शो कर दिए हैं टेक्नोलॉजी या टेक्निकल आर्टिकल से रिलेटेड। तो मैं पहले क्या करूँगी कि ये रिफाइन कीवर्ड्स को क्लोज कर दूँगी, इसका काम नहीं है मेरे पास। तो अब ये देखिए यहाँ पे टैग वर्ड पे जो है इसने मुझे अच्छा मैं सबसे पहले ऊपर का बार आपको सिखा दूँ, यानी समझा दूँ। 1 2 3 इन 3 चीज़ों का हमें काम होता है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे काम की नहीं होती, ठीक है। एक हमारे कीवर्ड बाय रेलेवेंस, एवरेज मंथली रिसर्च और 3 मंथ रिसर्च, इसके बाद हमारे को कोई काम नहीं होता है। और ये ईयरली रिसर्च होती है, ये कंपटीशंस होता है, ये एड इम्प्रेशंस होता है, ये टॉप पेज बेट होता है, यानी लो रेंज और हाई रेंज जो होते हैं वो सब। तो ये सब हमारे काम के नहीं है, ये वहाँ पे हमें यूज्ड आती हैं।
जब हम पेड अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो हमें ये 3 लाइनों पे सिर्फ ध्यान देना है। अब जैसे ही मैंने टैग लिखा, ये देखिए मुझे रेटिंग दिखा रहा है कि एवरेज मंथली रिसर्च जो है इस वर्ड का, यानी माहाना रिसर्च जो है उसका एवरेज कितना निकल के आया, 100K से 1 मिलियन तक के। ठीक है, तो मुझे पता है कि इतने ज़्यादा लोग जो हैं इस वर्ड को सर्च करते हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहले MS वर्ड, MS एक्सेल, जिस पे भी आपको शीट बनानी है उस पर आपने क्लिक करना है, उसे खोलनी है। ठीक है, जब आप खोल लें तो ये देखिए मैंने अपने जो है कीवर्ड्स की एक छोटी सी एग्जांपल आप लोगों के लिए बना के रखी हुई है। तो क्या किया मैंने, टैग के आगे यहाँ लिख दिया, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से गलत लिख दिया है, टैग के आगे मैंने लिख दिया 100K, सॉरी 100K वाली लाइन मेरी ये है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 100K to 1 मिलियन। मुझे पता है कि टैग जो है ये वर्ड ऐसा है जिसे 100K से 1 मिलियन तक के लोग जो हैं सेलेक्ट यानी सर्च करते हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैं वापस जो है अपनी गिग पे आऊँगी और गिग पे मैं यहाँ पे ये देखें मैंने टैग लिखा हुआ है, मैं इसको ऐड करने का तरीका दिखा देती हूँ। यहाँ से मैं अभी टैग रिमूव कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे TECH लिख देती हूँ और एंटर कर देती हूँ। ये तो मेरा जो है ऐड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अब जो है मैं ऐसा करती हूँ, मैंने क्रिप्टो करेंसी लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्रिप्टो करेंसी, ये लिखा और यहाँ पे गेट रिजल्ट कर दिया। अच्छा, अज़ानें हो रही हैं, थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। एक्सट्रीमली सॉरी, फजर की अज़ान हो गई थी और आप जानते हैं कि फजर की अज़ान में इतना टाइम नहीं होता, तो मैं नमाज़ पढ़ने चली गई थी। चलिए आइए फिर हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अपने आर्टिकल में जो है यानी अपने गिग के आर्टिकल में टाइटल में जो है क्रिप्टो करेंसी का वर्ड भी यूज़ किया था। तो मैंने यहाँ पे कीवर्ड प्लानर में जो है क्रिप्टो करेंसी ऐड करके और इस पर जब गेट रिजल्ट किया तो ये देखिए उसने मुझे इतने सारे रिजल्ट्स दिखाए हैं। ये देखिए उस पर कितनी सारी रेटिंग है। तो सबसे पहले देखिए क्रिप्टो करेंसी पे ही जो है वो 100K से लेकर 1 मिलियन तक के जो हैं वो रेटिंग है। तो मैं क्या करूँगी, मैं वापस से अपना जो है वर्ड पैड खोलूँगी और वर्ड पैड पे देखिए मैंने क्रिप्टो करेंसी लिखा हुआ है और इसकी रेटिंग भी मैंने यहाँ पे डाली हुई है 100K से 1 मिलियन तक के। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे क्रिप्टो पे भी जो है वो 100K से लेकर 1 मिलियन तक के जो है रेटिंग हुई भी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं वापस यहाँ पे आऊँगी और मैं यहाँ पे लिखती हूँ सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए क्रिप्टो। जैसे ही मैंने लिखा, एंटर किया और गेट रिजल्ट किया, ये देखिए उसने मुझे वापस से वही रेटिंग दिखाई है। ठीक है, जस्ट आप लोगों को शो करने के लिए कि देखिए रेटिंग सेम ही होती हैं, ऐसा नहीं होता कि वो चेंज कर दे। ठीक है, अब ये देखिए उसने जैसे यहाँ पे लिखा है क्रिप्टो वर्ड अगर आप यूज़ करें तो उसकी रेटिंग भी जो है 100K से 1 मिलियन तक के है, यानी एवरेज मंथली रिसर्च इसका इतना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने गिग में वापस जाऊँगी और ये देखिए मैंने क्रिप्टो लिखा हुआ है ना, तो मैं आपको दोबारा ऐड करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे क्रिप्टो, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्रिप्टो लिख के एंटर किया ये वर्ड मेरा ऐड हो गया। ठीक है, चले मैं यहाँ से ये सब हटा देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी टैग और क्रिप्टो तो आपके सामने ही सर्च किया है, इसी तरीके से यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसने लिखा है कि अगर आप कॉइन मार्केट लिखते हैं तो उसकी सर्चिंग जो है वो आपके पास कितनी है, 10K से 1 लाख तक की है। ठीक है, तो मैं अभी इसको नहीं लेती, मैं ऐसा करती हूँ नीचे और सर्च करती हूँ। ये देखिए जब मैं नीचे आई तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक ऐप है बिनेंस अस करके, आपको याद होगा बीच में क्रिप्टो के साथ ही निकली थी।
तो यहाँ पे अगर मैं ये वर्ड एंटर करती हूँ तो भी जो है इसकी रेटिंग कितनी है 100K से लेकर 1 मिलियन तक। और इसी तरीके से BlockFi अगर लिखती हूँ तो उसकी रेटिंग भी इतनी ही है। तो मैं क्या करूँगी, अपना वर्डपैड वापस ओपन करूँगी और मैं यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी को मिटा देती हूँ और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बाइनेंस या बिनेंस अस। ठीक है, तो इसकी हमें क्या रेटिंग मिली थी, वो 100K से लेकर 1 मिलियन तक की रेटिंग मिली थी। कोशिश कीजिएगा जितने भी ये इतनी 100K और 1 मिलियन की रेटिंग है यही वर्ड्स लें, और अगर आपको ना मिलें यानी जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको इतनी रेटिंग ना मिले तो फिर आप 100K से लेकर 10K से लेकर 100K को प्रेफर करिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो फिर आप इसी को जो है प्रेफर करिएगा। अब जैसे मैंने ये तो ऐड कर दिया, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है BlockFi और इसकी रेटिंग भी इतनी ही है। तो मैं क्या करूँगी, मैं वापस अपने इसमें आऊँगी और यहाँ पे मैं लिखूँगी BlockFi। जैसे ही मैंने यहाँ पे BlockFi लिखा और मैंने इसकी रेटिंग यहाँ पे अपने पास सेव कर ली कि ये भाई 100K से लेकर 1 मिलियन तक के जो है इसकी रेटिंग होती है। ठीक है, 1 मिलियन से 100K से लेकर 1 मिलियन तक इसकी रेटिंग होती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक वर्ड मैंने और सर्च किया था जिसकी रेटिंग जो है ब्लॉग्स जब सर्च किया था तो उसकी रेटिंग जो है 100K से 1 मिलियन तक के दिखाई थी। ये देखिए, अब मैं आपको एक बार यहाँ पे लिख के भी दिखाती हूँ कि यहाँ मैंने लिखा ब्लॉग्स। जैसे ही ब्लॉग्स लिख के मैंने यहाँ पे गेट रिजल्ट किया, उसने मुझे रिजल्ट शो किए हैं। ठीक है, आइए हम अब इसको वापस से स्क्रॉल अप करते हैं। ये देखिए जो ब्लॉग्स वर्ड मैंने ऐड किया था उसकी रेटिंग इसने कितनी दिखाई है, 100K से 1 मिलियन तक की। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, मैंने जितने भी कीवर्ड सर्च किए थे उनकी जो है मैंने एक रेटिंग लिस्ट जो है बना ली, ताकि अगर मुझे कोई भी चीज़ यहाँ से यूज़ करनी है, ये तो मैंने जस्ट जो है 7 वर्ड्स लिखे हैं, लेकिन आपको ज़्यादा इसकी लिस्ट बना के जो है मुझे असाइनमेंट में सेंड करनी होगी, लेकिन वो मैं असाइनमेंट आपको बिल्कुल क्लास के एंड में बताऊंगी। तो मकसद ये था आप लोगों को बताने का कि जब हम कीवर्ड सर्च करते हैं और उससे रिलेटेड अगर हमें कोई वर्ड्स मिलते जाते हैं तो हम अपने लिस्ट में जो है उन्हें ऐड करके और रेटिंग जो भी होती है हमारी और उस बार में लिखते चले जाते हैं। ठीक है, जैसे ये है, अगर मैं इसको जो है यहाँ से बोल्ड या इटैलिक करना चाहूँगी तो मैं इसको सेलेक्ट करके बोल्ड इटैलिक भी कर लूँगी, लेकिन हमें इसका काम अभी है नहीं तो हम इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, अब क्या है, मैं वापस से जो है अपने फाइवर की गिग पे आई और मैंने यहाँ पे ऐड किया ब्लॉग्स लिख के मैंने एंटर दबाया तो ये वर्ड एंटर हो गया। इसी तरीके से मैंने बाइनेंस यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो यहाँ जैसे ही मैंने बाइनेंस लिखा और ऐड किया, ये देखिए उसने मुझे यहाँ पे ऐड कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं ये चाहूँ, जैसे इन्हें लिमिट दी है मुझे कि आप कोई भी 5 टैग्स यहाँ पे लगा सकते हैं, तो मेरे 5 पूरे हो गए तो इसलिए अब मैं और कोई टैग नहीं लगा सकती, लेकिन अगर उसकी इजाज़त होती तो फिर मैं यहाँ पे BlockFi भी लगाती। ठीक है, ये सब जो है ये था आपका गिग का प्रोसेस। क्या किया आपने, अब मैं आपको सजेस्ट ये करूँगी कि ये चीज़ लिखने से पहले आपने अपना कैटेगरी, सब कैटेगरी और ये गिग मेटा डाटा जो है ये फिल कर लेना है। उसके बाद आपने कीवर्ड्स को रिसर्च कर लेना है। कीवर्ड रिसर्च दोबारा बता देती हूँ कि जो भी आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है उसको आप गूगल पे सर्च करेंगे और उससे रिलेटेड कीवर्ड्स जो हैं वो आपने अपने गूगल प्लानर पे जो हैं यानी गूगल एड पे सर्च करने। सिंपली आप गूगल पे जाएंगे, लिखेंगे गूगल एड्स अकाउंट। जब आप गूगल एड्स अकाउंट लिखेंगे तो आपके पास एक पेज ओपन होगा जिस पे लिखा हुआ होगा क्रिएट ए न्यू अकाउंट और लॉगिन विद द क्रिएटेड अकाउंट। तो आपने लॉगिन विद द क्रिएटेड अकाउंट कर देना है। उसके बाद आपके पास ये पेज खुल जाएगा। आपने टूल एंड सेटिंग पे क्लिक करना है। टूल एंड सेटिंग के बाद आपने कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने डिस्कवर्ड न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने टेक्निकल लिखा था तो मैंने यहाँ पे टेक लिख के एंटर करा और फिर मैंने यहाँ से जो है अपनी सारी कंट्रीज़ यानी पाकिस्तान मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया था और उसके बाद सारी कंट्रीज़ यहाँ पे ऐड करके सेव कर दिया था। ठीक है,
इसी तरीके से आप बारी बारी वर्ड्स जो हैं सर्च करते रहेंगे और जिस पे रेटिंग ज़्यादा होगी वो आपने अपने गिग के पॉजिटिव टैग्स में लगा देना है। रेटिंग किस तरीके से आपने सेलेक्ट करनी है, याद रखिएगा 100K से 1 मिलियन की या 10K से 100K तक की जो रेटिंग है इनको गुड और एक्सीलेंट्स रेटिंग कहा जाता है। लेकिन अगर 10K और 1K है तो इस तरीके की रेटिंग आपने नहीं सेलेक्ट करनी है। जब आप मुझे ये वाला असाइनमेंट सबमिट करा देंगे, यानी आपका क्लास का आपकी आज की क्लास का असाइनमेंट ये है कि आपने अपनी नीचेस को फाइंड करना है। नीचेस फाइंड करने के बाद आपने मुझे ये गिग का पहला पेज यानी ये ओवरव्यू वाला पेज जो है ये करके दिखाना है। आपने अपना वर्ड पैड पे जो है कीवर्ड की शीट जैसे मैंने बनाई है ऐसे बना के दिखानी है, एटलीस्ट 20 वर्ड्स की। ठीक है, कोई भी वर्ड आप सेलेक्ट करके उसकी जो है सर्चिंग कर सकते हैं, एसईओ कर सकते हैं और फिर मुझे इस तरीके के 20 लफ्ज़ों की जो है आपको रेटिंग बना के भेजनी है। ठीक है, आपने मुझे इसी तरीके से मैंने जितना भी लेक्चर आपको समझाया है इस लेक्चर की जैसे पहले के क्लास में वर्बल प्रेजेंटेशन भेजी थी आप लोग ने, वो सब आपने मुझे भेजनी है। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड क्लास आज ख़त्म होती है और इस क्लास में आप लोगों को जो कुछ समझ ना आया हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कोर्स को ज्वाइन किया है तो सीरियस लीजिए और टाइमली जो है वो असाइनमेंट सेंड कीजिए। बिलीव मी, यकीन मानिए कि जिस दिन से आप लोगों का ये कोर्स मैंने स्टार्ट किया है मुझे अपना काम भी करना होता है यानी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, उसके बाद जो मेरे नॉर्मल रूटीन के काम हैं उनको, फिर अगर मेरी मीटिंग्स होती हैं ऑनलाइन तो मुझे वो भी जो है लेनी पड़ती हैं। तो मेरे 5 बैजेस हैं इस कोर्स के, तो मुझे बारी जो है मेरे 4 बैजेस जो हैं वो डिवाइड मैंने किए हुए हैं क्योंकि 600 पार्टिसिपेंट हैं तो मैंने उनको डिवाइड किया हुआ है। फिर मुझे बारी उनकी जो है क्लासेस लेनी होती है लाइव, और फिर आप लोग जो है मेरा लास्ट बैच है तो इसके लिए मुझे जो है रिकॉर्डिंग्स करनी होती हैं। मैं चाहूँ तो आपको लाइव सेशंस ही रिकॉर्ड करके भेज सकती हूँ, लेकिन वो इसलिए नहीं भेजती क्योंकि उसमें हमारी जो है पार्टिसिपेंट से बात चल रही होती है, वहाँ पे बातचीत वगैरह होती है और जो है क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत बड़ी जो है ना डिस्टर्बेंस होती है, तो फिर आप लोग जो है ना उलझ के रह जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों के लिए, आप यकीन मानिए, रात में मैं फिर बैठ के प्रेजेंटेशन जो है आप लोगों के लिए बनाती हूँ ताकि जो है जब मुझे आप लोगों की जो है क्लास रिकॉर्ड करनी हो तो मैं उस प्रेजेंटेशन के साथ जो है आपको हर चीज़ समझाऊं। तो बिलीव मी, कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि मैं जैसे ओवरनाइट काम कर रही हूँ और फिर सुबह बैठ के जो है आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग करती हूँ। जैसे मैंने आज की क्लास जो है 4 बजे रिकॉर्ड करनी शुरू करी थी, फिर मैंने फजर की नमाज का गैप दिया है और उसके बाद दोबारा मैंने आपको रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके समझाया है काम। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग आप लोगों को थोड़ी सी लेट मिलेगी मेरी, लेकिन प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा क्योंकि बाकी चीज़ों को भी देखना होता है, नमाज इंसान नहीं छोड़ सकता। तो बेस्ट ऑफ लक। इस क्लास में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ असाइनमेंट की डेडलाइन से पहले मुझसे पूछ लीजिएगा। और जिस दिन आपको असाइनमेंट सबमिट कराना है, यानी अब आपको थर्सडे वाले दिन जो है अपना असाइनमेंट जो है सबमिट करवाना है, तो प्लीज़ थर्सडे वाले दिन, यानी कह लीजिए कि थर्सडे मॉर्निंग जो है आप लोग ने हर हाल में अपना जो है असाइनमेंट सबमिट कराना है। तो प्लीज़ आप लोग वो मुझे सेंड कर दीजिएगा। जो जल्दी करना चाहे वो जल्दी भी कर सकता है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।